हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। उम्मीद करते हैं आप लोगों की तैयारी अच्छी चल रही होगी और चलना भी चाहिए। आप जैसा कि जानते हैं कि आपके एग्जाम में अब चंद समय बच गए हैं, तो इन वक्त में, ऐसे समय में आपको अपनी तैयारी पर और जोर बढ़ाना चाहिए। और मैं तो कहूंगा कि बस इतना मेहनत कीजिए कि वक्त के को लेकर के आपको ये पछतावा ना हो कि हमने उस समय मेहनत अपनी कम कर दी थी। फिलहाल आज हम 12th क्लास के एक टॉपिक है, चैप्टर्स का नाम है ठोस अवस्था। इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आज डिस्कस करने जा रहे हैं। आपको पता होना चाहिए कि हमने एक सीरीज शुरू किया है। इस सीरीज को कहते हैं क्विक रिवीजन सीरीज। इस सीरीज में हम अलग अलग अध्याय के, अलग अलग सब्जेक्ट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का डिस्कस करेंगे। उसी में आज 12th केमिस्ट्री का एक चैप्टर है ठोस अवस्था, उसी के अंतर्गत कुछ क्वेश्चंस को लेने वाले हैं। जैसे ठोस अवस्था क्या होता है, उसके अंदर क्रिस्टलीय ठोस किसे कहते हैं, अक्रिस्टलीय ठोस क्या होता है, कांच को ठोस नहीं मान करके अति स्थिर द्रव कहा जाता है क्यों, और उसी चैप्टर का एक बहुत ही प्रमुख क्वेश्चन है फ्रेंकल और शॉटकी दोष में अंतर। ये अक्सर पूछा जाता है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और भी क्वेश्चंस हैं, हम एक एक करते हुए चल देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं जब ठोस अवस्था की, तो ठोस अवस्था में अगर हम बात करें तो ठोस अवस्था होता क्या है। आपने बचपन में भी पढ़ा होगा कि ठोस अवस्था वैसी अवस्था को कहते हैं जिसका आकार या आयतन दोनों फिक्स होता है। जैसे अगर हम एक पल के लिए एग्जांपल में माने, मेरे हाथ में डस्टर है। अगर ये डस्टर है तो क्या हम चाह करके भी इसे दबा सकते हैं, इसे मरोड़ सकते हैं? नहीं सर। इसका क्या है, ये जो इसका आकार है, शेप कि नहीं सर, ये जो है घनाभाकार है, इसका आकार जो है, साथ ही साथ जितना यह स्थान घेरता है, इसका आयतन, वो दोनों अस्थाई है, फिक्स है। तो जिन पदार्थों के आकार और आयतन फिक्स होते हैं, निश्चित होते हैं, उसे हम ठोस अवस्था कहते हैं। ठोस अवस्था को भी आगे चल करके 12th क्लास में, जब आप लोग सीनियर क्लास में आ गए हैं, तो इस क्लास में हम दो भागों में बांटते हैं। एक आपका होता है क्रिस्टलीय ठोस और दूसरा आपका होता है अक्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलीय ठोस, इसी को हम और भी नामों से जानते हैं। जैसे इसी को कहा जाता है रवेदार ठोस। रवेदार, ये आपका हो जाता है वे रवेदार ठोस। वे रवेदार ठोस, तो ये अलग नाम है, दोनों सेकेंडरी नेम है इसका। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हम जब क्रिस्टलीय ठोस की बात करें तो क्रिस्टलीय ठोस वैसे ठोस को कहेंगे, वैसे ठोस होते हैं जिसमें जिसमें वस्तु का आकार वगैरह जो फिक्स है वो परमानेंट होगा, उसमें चेंजिंग्स नहीं आते हैं, उसकी संरचना जो है वो अस्थाई होती है, उसको हम क्रिस्टलीय ठोस कहेंगे। लेकिन जिसके आकार में हम चेंजिंग ला सकते हैं उसको हम अक्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। एज फॉर एग्जांपल, आपने फोम देखा होगा, फोम या फिर रुई वगैरह देखते हैं, क्या उस रुई का आकार फिक्स है? नहीं। क्या प्लास्टिक का आकार फिक्स होता है? नहीं। लेकिन वो भी ठोस अवस्था में माना जाता है, लेकिन वो कैसा ठोस होगा तो हम कहेंगे अक्रिस्टलीय ठोस होगा। क्रिस्टलीय ठोस में क्या आएगा? NaCl, सोडियम क्लोराइड देख लीजिए आप, AgCl बात करें, सोना चांदी जितने भी धातु है करीब करीब सब, वो सब जो है क्रिस्टलीय है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये दो टॉपिक्स क्लियर हो गए होंगे कि आपका क्रिस्टलीय ठोस क्या होता है और अक्रिस्टलीय ठोस क्या होता है। हम जब बात कर रहे हैं कांच है, तो कांच को ठोस नहीं माना जाता है, इसे अति शीतल द्रव कहा जाता है। तो कहा जाता है क्यों, क्या रीजन है, इसे हम ऐसा क्यों कहते हैं कि ये द्रव है, ठोस नहीं है? रीजन क्या है? तो हम बताएंगे कि सर, बात ऐसा है कि कांच को जब हम लंबे समय तक छोड़ देते हैं, अस्थायी रूप से एक जगह छोड़ देंगे, जैसे पुरानी पुरानी इमारतों को देखिए ना, पुरानी इमारतों में क्या होता है कि उनके कांच जो है वो ऊपर की तरफ पतले हो जाते हैं धीरे धीरे, और नीचे का जो भाग है वो मोटा होता है। क्यों ऐसा हुआ तो हमको पता है तो वो जो कांच है वो तो है ठोस, लेकिन उस ठोस के अंदर भी बहने का गुण पाया जाता है। कौन सा गुण? तो हम कहेंगे बहने का गुण पाया जाता है। और हम जानते हैं कि ये जो बहने का गुण है, फ्लो का गुण जो है, प्रॉपर्टी है, फ्लो करने का जो प्रॉपर्टी है, वो ठोस का नहीं होता है। अगर हम इस डस्टर को एक जगह रख दें तो ये बह करके यहाँ से आगे नहीं बढ़ेगा जैसे। लेकिन हम अगर द्रव की बात करें, कोई भी द्रव हो, पानी हो, तेल हो, दूध हो, कोई भी द्रव अवस्था का पदार्थ हो, वो बहता है। सेम उसी प्रकार जिस प्रकार हवा बहती है, पानी बहता है, तो धारा के रूप में सब बहते हैं।
लेकिन कांच भी उसी तरह होता है कि जब लंबे समय तक वो रह जाता है तो ऊपर से जो हिस्सा है, ऊपर से का जो कण है, वो कण धीरे धीरे मेल्ट होकर के, पिघल करके नीचे की ओर बह करके आते हैं। इसीलिए हम कांच को अतिशीतल द्रव कहते हैं। क्या कहेंगे? अतिशीतल द्रव। अगला क्वेश्चन है कि शॉटकी और फ्रेंकल दोष में अंतर स्पष्ट करें। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अक्सर ये बोर्ड एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। इस क्वेश्चन को आप ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन कह रहा है शॉटकी और फ्रेंकल में। हम जानते हैं कि कोई भी अगर मैकेनिकल चीज हो, कोई भी पदार्थ हो, उस वो परमानेंट एक जैसा नहीं रहता है। मेरे हाथ में डस्टर था भी, ये डस्टर शुरुआत में क्या इसी तरह का होगा? नहीं होगा। आप भी जानते हैं इसके अंदर कुछ त्रुटि आई ना, इसी त्रुटि को हम दोष बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दोष। तो दोष जो होगा वो दोष दो अलग अलग प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका शॉटकी दोष, एक फ्रेंकल। जब चैप्टर में जाइएगा तो इसमें आप पढ़ेंगे रैखिक दोष होते हैं, बिंदु दोष होते हैं। तो दोनों जो है वो एक प्रकार का बिंदु दोष होता है। कैसा दोष? बिंदु दोष। बिंदु दोष मतलब कहने का मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए आपके दादाजी लड्डू का एक बॉक्स लेके आए होटल से, बीच से एक लड्डू को आप गायब कर दीजिए तो उसमें कहीं एक जगह पर जगह खाली हो गया, तो उसी को हम कहते हैं बिंदु दोष। लेकिन उसी में क्या हो कि एक पूरी की पूरी पंक्ति आपने लड्डू गायब कर दिया, पूरा एक पंक्ति का, तो वो रैखिक दोष कहलाते हैं। तो बिंदु दोष में शॉटकी दोष और फ्रेंकल दोष आते हैं। हम उसी की बात कर रहे हैं अभी, लेकिन अंतर में हम बात करेंगे। ध्यान रखिएगा, ये शॉटकी दोष क्या होता है? तो शॉटकी दोष वैसा दोष है जिसमें क्या होते हैं कि जैसे हम क्रिस्टल का एक संरचना अगर बनाए, क्रिस्टल का संरचना अगर हम डायग्राम बनाए, तो इसमें आपको पता होना चाहिए कि ये जो क्रिस्टल होते हैं, क्रिस्टल में हर एक कॉर्नर पर और अलग अलग जगह पर कण स्थित होंगे। और ये जो कण होंगे, कणों के मिलने से ही ठोस या द्रव या गैस किसी चीज भी पदार्थ का निर्माण होता है। ये कण है, अगर यहां से ये कण निकल जाए तो इसके अंदर त्रुटि उत्पन्न हो जाएगा, दोष उत्पन्न हो जाएगा। इसी में हम जब बात कर रहे हैं कि समान ये जो दोष है शॉटकी दोष और फ्रेंकल दोष, ये ज्यादातर हमेशा आयनिक ठोस में पाया जाता है। किसमें? तो एक ऐसे ठोस में पाए जाएंगे, तो आप ध्यान में रखेंगे कि ये सब दोष जो है वो आयनिक ठोस में पाए जाते हैं। और आयनिक ठोस का जो कण होता है वो दो कण होता है, एक होता है घन आयन और एक होता है ऋण आयन। तो उसी में हम जब कण की बात किए, दो प्रकार के कण होते हैं, घन आयन, ऋण आयन। तो जब शॉटकी दोष किसी में उत्पन्न होगा तो क्या होगा कि इसमें समान संख्या में अगर एक वो घन आयन वहां से निकल रहा है तो एक ऋण आयन भी वहां से गायब होगा। जोड़ा के रूप में गायब होते हैं, जोड़ा के रूप में गायब होते हैं। फिलहाल आप इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि फिर हम आपको लिखने में आसान हो। उम्मीद करते हैं स्क्रीनशॉट आपका हो गया होगा। ध्यान दीजिए, तो जब हम बात कर रहे हैं कि शॉटकी दोष में, तो शॉटकी दोष में समान संख्या में घन आयन और ऋण आयन गायब हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन जब हम वही फ्रेंकल दोष में जाए तो फ्रेंकल दोष में कण जो है घन आयन हो, वो अपने मूल स्थान से तो निकलते हैं, लेकिन इस क्रिस्टल के अंदर जो खाली जगह है इसी को हम बोलते हैं अंतराकाश। क्या बोलते हैं? अंतराकाश। खाली स्थान को अंतराकाश कहा जाता है क्रिस्टल में। तो ठोस के अंदर जो खाली जगह है, यहां से घन आयन तो निकला लेकिन इस खाली जगह में जाकर के फंस जाता है, जिसके कारण अपना उसका जो मूल जगह था वो तो खाली हो गया। और जब वो खाली हो गया तो वहां बिंदु एक तरह का रिक्तिका उत्पन्न हो गया, तो ये खाली हो गया। तो इसी को हम बिंदु दोष कहते हैं। एक बिंदु गायब हुआ तो एक बिंदु दोष हुआ। इसमें ध्यान में रखेंगे कि शॉटकी दोष में समान संख्या में अगर एक हुआ तो एक, दो हुआ तो दो, समान संख्या में घन आयन और ऋण आयन दोनों बाहर निकल जाते हैं, क्रिस्टल से डायरेक्ट बाहर निकल जाएगा। लेकिन इसमें क्या होगा कि अपने जगह से तो गायब होंगे, लेकिन अंतराकाश में आकर के क्या होते हैं? तो फंस जाते हैं। क्या होते हैं? फंस जाते हैं। जब हम बात कर रहे हैं शॉटकी दोष में, तो इसमें घन आयन और ऋण आयन जो कण होते हैं, उस कणों का आकार लगभग में दोनों का बराबर होता है। क्या होता है? बराबर। लेकिन जब वही हम दूसरे साइड जाएंगे तो इसमें क्या होगा कि इसमें घन आयन का आकार तो छोटा होगा लेकिन ऋण आयन का आकार बड़ा होगा। इसीलिए ज्यादातर यहां से घन आयन ही बाहर निकलते हैं। वही कह रहा था पिछले टॉपिक में, पिछले पॉइंट में, घन आयन अपने जालक को छोड़कर बाहर निकल जाते हैं और अंतराकाश में फंस जाते हैं। इसमें घन आयन का आकार छोटा है तो घन आयन अपने जगह से निकलेगा लेकिन बाहर जाने का प्रयास करेगा, तो इस अंतराकाश में बीच में जो खाली जगह है, इस अंतराकाश में फंस जाएंगे।
अगले पॉइंट में हम चले तो अगला अंतर है घनत्व। जैसे अगर हम कहीं भी बात करें इससे त्रुटि आया तो उसके प्रॉपर्टीज में चेंजिंग आएगा। तो वही कहता है कि जब हम शॉटकी दोष किसी पदार्थ में उत्पन्न हुआ तो वहां पर घनत्व उसका बढ़ता है। क्या होता है? बढ़ता है। तो उसका घनत्व जो है वो बढ़ जाएगा। जैसे शॉटकी दोष कहां पाया जाता है? एक एग्जांपल याद रखिए NaCl में। NaCl अगर हम बोले तो NaCl कहने का मतलब हुआ नमक। अगर नमक कभी बहुत पुराना हो जाए तो आप देखेंगे कि नमक ऐसे तो प्योर व्हाइट होता है, लेकिन जब वो बहुत ज्यादा पुराना हो गया तो उसके अंदर उसके कलर में चेंजिंग आती है, वो हल्का पीला टाइप का हो जाएगा। तो पीला टाइप का जब हो गया तब हम कहते हैं उसके अंदर त्रुटि आ गया, और जो दोष है वो दोष है कौन सा दोष? शॉटकी दोष। ये एग्जांपल के माध्यम से समझना आसान हो जाता है ना, तो इसीलिए बार बार एग्जांपल हम देते हैं। तो कहता है कि इसमें घनत्व तो बढ़ता है लेकिन फ्रेंकल में घनत्व पर कोई प्रभाव, कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे क्योंकि कोई भी कण अपने जगह से निकला तो, लेकिन रह तो गया उसी क्रिस्टल के अंदर, क्रिस्टल से बाहर तो नहीं गया। लेकिन यहां हम देख रहे थे कि क्रिस्टल से गायब हो जा रहा था, बाहर निकल जा रहा था। ये जो दोष है शॉटकी दोष, वो ज्यादातर वैसे यौगिक में पाया जाएगा जहां उसका कोऑर्डिनेशन नंबर, उप सहसंयोजन संख्या ज्यादा होता है। उप सहसंयोजन संख्या क्या होता है? तो जैसे इस उंगली से चिपका हुआ भी कितने उंगली? बीच वाली से चिपकी हुई कितनी उंगलियां हैं? तो सर एक बाएं साइड है एक दाएं साइड है। तो जितने अगल बगल में मौजूद रहता है उसी को हम कहते हैं उप सहसंयोजन संख्या। आसानी से भी याद रखिए कि बगल में जितना चिपका हुआ पार्ट है उसको हम बोलेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर। तो जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर ज्यादा होगा उसमें पाया जाएगा कौन? शॉटकी। लेकिन जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर कम होगा, उप सहसंयोजन संख्या कम होगा, समन्वयन संख्या कम होगा, उसमें पाया जाएगा कौन सा दोष? फ्रेंकल दोष। चूंकि आपको भी पता होगा कि इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत धारा को बहने के लिए मुक्त इलेक्ट्रॉन चाहिए या फिर आयन चाहिए। इसमें क्या हुआ, जब यहां से एक कण बाहर निकल जाते हैं, उसका जगह खाली हो गया, तो अभी क्या बताया कि दादाजी लड्डू का डब्बा लाए, लड्डू वहां से निकल जाए तो लड्डू हिलने नहीं लगता है। तो वही है कि कण उसके गति करने लगेंगे, जिसके कारण वो अब क्या होगा, उसका वो विद्युत का चालक हो जाएगा, उसकी चालकता में वृद्धि हो जाएगी। उसी प्रकार इधर भी, इधर तो और हुआ था सर, बीच में कण निकला तो वहां से क्या हुआ कि कण गतिशील हो जाएंगे, जिसके कारण विद्युत का प्रवाह होने लगता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान में रखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण है, अक्सर ये बिहार बोर्ड में पूछे जाते हैं। तो मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ अगले क्लास में। धन्यवाद।